स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेआर इंस्टीट्यूट पर। आज की ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम इसमें जितने भी इंडियन पॉलिटी के पीवाईक्यू है उनको लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं? और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। इंडियन पॉलिटी के जो पीवाईक्यू है सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भी है ये क्लास। ठीक है, तो कोई मिस मत करना। चलिए, अब पहला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो अब ज्यादातर लोग है ना इसी पे लगाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, लेकिन याद रखना इसमें बी आर अम्बेडकर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। ये था ठाकुर नहीं है, याद रखना ठाकुरदास है। ठीक है, क्या नाम है? ठाकुरदास भार्गव। अगर बात करें कि संविधान की अगर हृदय की बात करें ना, तो याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो कि आपके आता है आर्टिकल 32 के अंदर, संविधान का हृदय बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, याद रखना आर्टिकल 32 को जो है क्या बताया था? संविधान का हृदय बताया था। किसने? बी आर अम्बेडकर ने। लेकिन संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने बताया था? तो वो बताया था ठाकुरदास भार्गव ने। ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न ये रहा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को समाधान का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा मतलब जो आर्टिकल है वो राष्ट्रपति को समाधान का अधिकार प्रदान करता है? तो इसमें आर्टिकल होगा आपके 72। कौन सा होगा? 72। आर्टिकल जो 72 है वो प्रेसिडेंट को क्या करता है? समाधान शक्ति का जो क्या करता है? अधिकार प्रदान करता है। याद रहेगी ना। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को समाधान का अधिकार प्रदान करता है और यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को 3 प्रकार से क्षमा कर सकता है। जैसे एक तो हो गया क्षमा, विलंबन, या उसको राहत, या राहत के साथ ही राहत भी बोल सकते हो या माफी भी बोल सकते हो। ठीक है, माफी देने या सजा को निलंबित। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि या माफ या लघुकरण, अर्थात सजा को कम करना या छोटी करने की जो है शक्ति प्रदान करता है। समझ में आ गया आर्टिकल 72? चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों को जो आपके संयुक्त सत्र है उनको कौन बुलाता है? संसद के जो दोनों सत्र है उनको कौन बुलाता है? ऑप्शन में है प्रधानमंत्री है, लोकसभा का अध्यक्ष है, राष्ट्रपति, या राज्यसभा के सभापति। और आप मुझे ये भी बताना कि कौन से आर्टिकल में। तो याद रहे, संसद के दोनों आपके जो सत्र है उनको संयुक्त रूप से कौन बुला सकता है? हाँ, राज्यसभा के सभापति नहीं बुला सकते, ध्यान रखना। इसको बुलाता है आपके राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, याद रखना। ठीक है, भारतीय संविधान के अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। अर्थात कि राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने और स्थगन करने का जो है अधिकार रहता है। ठीक है, हालांकि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता अगर की बात करें, इसकी अध्यक्षता की, तो वो करता है आपके लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। लेकिन अगर इनको बुलाने की हम बात करते हैं तो इनको बुलाता कौन है? तो बुलाता आपके राष्ट्रपति है। चले अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसमें तो कोई बच्चा गलती कर ही नहीं सकता। इसमें तो कोई बच्चा गलती कर ही नहीं सकता, ये तो आसान है बिल्कुल। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आपको बताना है कौन से देश से लिए गए। आपके सामने ऑप्शन है ब्रिटेन है, आयरलैंड है, और अमेरिका है, और कनाडा है। तो याद रखना ये लिए गए आपके आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। अब देखिए, इसका मैं पूरी तरह आपको बता देता हूँ कि भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिसे हम डीपीएस भी बोलते हैं, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड ने स्वयं ये जो आपके जो तत्व है ये कहाँ से लिया है? हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से। लेकिन आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? तो याद रखना ये लिए गए हैं स्पेन के संविधान से। कहाँ से? स्पेन के संविधान से ग्रहण किए गए थे। और भारतीय संविधान का भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से 51, याद रखना अनुच्छेद 36 से 51 के अंदर है। ठीक है, राज्य की नीति डीपीएसपी कहाँ पे? आपके 36 से 51 में, याद रहेगी ना, डीपीएसपी 36 से 51।
भूलना मत, DPSP। ठीक है, याद रहेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, आयु पूछ रहा है। तो कितनी आयु होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? ऑप्शन है 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 25 वर्ष। तो इसका ऑप्शन रहेगा आपके 35 वर्ष। कितना वर्ष? 35 वर्ष। याद रखना कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और ये अगर हम आर्टिकल की बात करें कि ये भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में, तो ये 58 में लिखित है, ध्यान रखना। ठीक है, कौन से आर्टिकल में? हाँ, ठीक है, आयु कहाँ पे लिखी गई है? आर्टिकल 58 के अंदर लिखी गई। बोल सकते हो कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया आर्टिकल 58 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की क्या है? योग्यता है। कितने वर्ष? 35 वर्ष। याद रहेगी। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर। छठा प्रश्न है कि किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में जोड़ा गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था वो जब जोड़ा गया था? तो वो संविधान संशोधन था आपके 42वां। कौन सा था? 42वां। याद रहे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो ये था आपके 1976 में। कब था? 1976 में। याद रखना कब था? 1976 में जोड़ा गया था। और एक बात और याद रखना कि इस संशोधन ने संविधान में एक नया भाग भी जोड़ा है, भाग 4। ठीक है, ठीक है, भाग 4A जोड़ा है इसमें। कौन सा जोड़ा है? भाग 4A जोड़ा है। याद रहेगी ना, भाग 4A भी जोड़ा है इसके साथ में। ये याद रखना, भूलना मत। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप केवल इतना याद रखो, नहीं, आपको दोनों चीजें एक साथ याद रखनी है कि किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 1976 42वां संविधान संशोधन। और याद रखना जिसमें अनुच्छेद 51A के तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। लेकिन बाद में 2002 के अंदर आपके 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन और 11वां मौलिक कर्तव्य। कब जोड़ा गया? 2002 के अंदर। ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो ये रहा आपका 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का नाम बदलने का प्रावधान है? राज्य का नाम बदलने का प्रावधान किस आर्टिकल के अंदर है? अब याद रखना इसमें तो गलती कर ही नहीं सकते आप, और करना भी मत इसमें गलती बिल्कुल भी। ठीक है, देखते हैं। अब कोई बच्चा मेरे के हिसाब से 1 लगा रहा है या 2 लगाएगा, लेकिन ध्यान रखना ये दोनों ही गलत है। ठीक है, इसमें आएगा आपके आर्टिकल 3। कौन सा आर्टिकल आएगा? 3। याद रखना आर्टिकल कौन सा आएगा? 3। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वो संसद को ये अधिकार देता है कि वे कानून द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सके। विशेष रूप से आप देखो तो राज्य का नाम बदलने का प्रावधान इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो आपके उत्तर रहेगा सी वाला। ठीक है, अनुच्छेद 3। चलिए फिर आगे। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार किसके पास है? भारत के अगर प्रधानमंत्री को हटाया जाए तो कौन हटा सकता है उसको? क्या उसको राष्ट्रपति हटा सकते हैं, या उसको सुप्रीम कोर्ट हटा सकती है, या लोकसभा, या आपके राज्यसभा? कौन हटा सकता है उसको? तो इसका उत्तर होगा आपके राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होगा। तो भारत के प्रधानमंत्री को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। लेकिन ध्यान रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपके जो 75 है, आर्टिकल कौन सा है? 75। आर्टिकल 75 के 2 में, सब क्लोज 2 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वे प्रधानमंत्री या किसी भी अन्य मंत्री को उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है ना, ये इसमें निर्दिष्ट आपके मतलब बताया गया है, आर्टिकल 75 सब क्लोज 2। याद रहेगा। ठीक है, तो फिर चले आगे। ठीक है, तो फिर ये रहा 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 9वां प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की अधिकतम संयुक्त शक्ति कितनी हो सकती है? याद रखना प्रश्न बहुत हार्ड है मेरे हिसाब से ये। बताओ देखे, कौन बता सकता है कि संसद के दोनों सदनों की अधिकतम संयुक्त शक्ति कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर होगा आपके 545 प्लस 250 बराबर 795। यही होगा उत्तर। बिल्कुल यही उत्तर होगा इसका। अब देखिए पूरी बात ध्यान से सुनिए। अर्थात कि
अगर हम देखें कि भारतीय संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा जो कि आपके निचला सदन है, दूसरा होता है आपके राज्यसभा जो होता है आपके मतलब ऐसा बोल सकते हो ऊपरी सदन। कौन सा होता है? ऊपरी सदन, ठीक है। अब देखिए इन दोनों सदनों में क्या है कि जो लोकसभा की जो अधिकतम अगर शक्ति की बात करें तो लोकसभा की अधिकतम शक्ति जो सदस्य शक्ति है ना वो केवल जो है आपके 550 है। कितनी है? 550, ठीक है, याद रखना। लोकसभा की कितनी है? 550। लेकिन मूल रूप से 552 थी। मूल कितनी थी? 552, जिसमें से 2 थे आपके वो एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जाना था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, याद रहेगी। इसलिए अब क्या होगी? 545 होगी, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा की जो अधिकतम शक्ति थी वो आपके 250 निर्धारित की गई थी, लेकिन जिसमें से 238 सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जो 12 सदस्य थे वो आपके राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, जो आपके कला हो गई, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, उनके विशेष रूप से या ज्ञान व्यवहारिक अनुभव के लिए मनोनीत किया जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 545 प्लस 250 795। याद रहेगी दोनों सदनों की, ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपना 10वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? बताइए, भारत के प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो किस पद्धति से होता है? आपके ऑप्शन है प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। सी है आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन साधारण बहुमत, या डी है प्रत्यक्ष निर्वाचन साधारण बहुमत। तो इसका आंसर होगा अप्रत्यक्ष निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका आंसर क्या होगा? बी। याद रखना कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। अब देखिए भारत के जो प्रेसिडेंट का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है, जिसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अर्थात इसको हम सीधे बोले तो एकल संक्रमणीय मत का उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि निर्वाचन मंडल के सदस्यों या संसद के आपके दोनों सदनों मतलब कि दोनों सदनों के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं और जो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा आपके बी। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। भारत के जो आपके राष्ट्रपति है पर महाभियोग की कार्यवाही किस आर्टिकल में वर्णित है? महाभियोग की बात करें कौन से आर्टिकल में वर्णित है? ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। आर्टिकल 56 में है, 57 में है, या 56 में है, या जो आपके आर्टिकल 56 में है, 57 में, 61 में या 63 में। तो याद रखना ये आपके आर्टिकल 61। कौन सा आर्टिकल है? 61। आर्टिकल 61 के अंदर बताया गया है महाभियोग के बारे में, ठीक है। महाभियोग द्वारा प्रेसिडेंट को जो हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। क्या करता है? वर्णन। और ये प्रक्रिया मतलब कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए, किसका उल्लंघन? संविधान का उल्लंघन, याद रखना। उसको केवल इसी बात से हटाया जा सकता है कि वो संविधान का उल्लंघन करे, अन्यथा किसी भी कीमत पर नहीं हटाया जा सकता प्रेसिडेंट को। समझ में आ गई? ठीक है, चले अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? 61। ये रहा अगला प्रश्न 12वां आपकी स्क्रीन पर कि संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? जो आपके संविधान सभा थी उसका गठन जो है किस अधिनियम के तहत हुआ था? संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? एक है आपके 1935 का अधिनियम, एक है 1942 का क्रिप्स मिशन, और तीसरा है आपका 1946 का कैबिनेट मिशन, और चौथा है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो किस अधिनियम के तहत हुआ था भारतीय संविधान जो आपके संविधान सभा का गठन? तो इसका आंसर होगा आपके 1946 का कैबिनेट मिशन। कौन सा होगा? 1946 का कैबिनेट मिशन। याद रखना कि जो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था वो हुआ था 1946 के अंदर। कब हुआ था? 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के आधार पर कौन सा मिला था? कैबिनेट मिशन, ठीक है, याद रहेगा ना, कैबिनेट मिशन। इस सभा की पहली बैठक की अगर बात करें तो आप सभी को याद ही होगा 9 दिसंबर। कौन सी है? 9 दिसंबर, याद रहेगी ना। 9 दिसंबर कब? 1946, याद रहेगी, भूलना मत। 9 दिसंबर ये इसकी पहली बैठक थी। क्या थी पहली बैठक? याद रहेगी ना। 9 दिसंबर 1946 को इसकी क्या हुई थी? पहली बैठक, ठीक है, फर्स्ट बैठक, ठीक है, फर्स्ट बैठक हुई थी। चले आगे, चले आगे, ओके। तो फिर चलिए ये रहा आपका 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? अभी बताया था। ये तो अब क्या ही गलत होगा, अभी जस्ट
पीछे बताया था। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। अगर हम बात करें कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो कहाँ हुई थी? ये कोई बता सकता है कि कहाँ हुई थी? तो याद रखना, ये हुई थी आपकी ये बैठक नई दिल्ली में संविधान हॉल में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? नई दिल्ली के अंदर संविधान हॉल में। लेकिन अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। अब प्रेजेंट में क्या नाम है इसका? संसद भवन के सेंट्रल हॉल। ठीक है, चले आगे। तो ये रहा आपके 14वां प्रश्न कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है कोई बता। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी नहीं, स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, संविधान सभा के आपके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा आपके, कौन हो सकता है? इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके क्या है? अस्थायी अध्यक्ष, सॉरी स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखना कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा है को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? इनको क्या बनाया गया था? अस्थायी। क्या बनाया गया था? अस्थायी कौन थे आपके? ठीक है, ये कौन थे आपके? अस्थायी सदस्य थे आपके, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, ये कौन थे आपके? अस्थायी थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, याद रहेगी चीज। अब याद रखना कि इसके बाद जो 11 दिसंबर 1900 9 दिसंबर 1946 को तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, याद रहेगी। चलो फिर आगे अगले प्रश्न की ओर। अपना 15वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए थे? अब ये तो गलत होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि करीब करीब सभी को पता है और हर बार एग्जाम में आता ही है। और जो हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला। और आपका प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष और जो आपके समाजवादी शब्द है वो कब जोड़े गए थे, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो सभी को पता है 42वां संविधान संशोधन। कोई तारीख बता सकता है? 1976। कब जोड़ा गया था? 1976 को। ठीक है, याद रहेगा ना कब जोड़े गए थे? 1976 को। प्रधानमंत्री द्वारा लागू, कौन सी प्रधानमंत्री थी, कोई बता सकता है? तो उस प्रधानमंत्री थी अपनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, उनके द्वारा जो आपातकाल के दौरान जो है ये अधिनियमित किया गया था, याद रखना। ठीक है, और इसी संशोधन द्वारा जो प्रस्तावना में जो है अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, धर्म समाजवादी और एक आपके और है जिनका नाम है अखंड। ठीक है, ये तीन तीन नाम याद रखना। ठीक है, ठीक है, चले आगे। ठीक है, चलिए ये रहा प्रश्न 16वां कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग अर्थात पार्ट्स है? कंप्लीट बताने अभी आपको। कितने बता सकते हो बताओ? इसमें तो पक्का गलती करेंगे कोई ना कोई। कोई 22 बताएंगे, कोई शायद 20 भी बता दे, कोई 25 भी बता दे। बताओ 25, 20, 18, 22 कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो इसमें ऑप्शन होगा आपके सी, 25। अब 25 क्यों होंगे? ध्यान से सुन, मेरे को पता है कि किसी भी डाउट भी है किसी किसी के, क्योंकि 25 कैसे हो सकता है। तो याद रखना कि मूल भारतीय संविधान के अगर हम अधिनियमित क्यों होने उस समय की बात करें तो 22 भाग थे, बिल्कुल सही है। लेकिन समय के साथ इसमें कई संशोधन हुए, जैसे कि नवंबर 2022 तक भारतीय संविधान को अगर हम परिवर्तन या बोले कि संशोधनों के कारण 25 भागों में विभाजित किया गया था। हालांकि अगर हम अंतिम तौर पर देखें तो भाग 22 बना हुआ है। ठीक ठीक है, तो अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो कितने पार्ट्स हैं? ठीक है, हाँ अब ये याद रहेगा आपको। ठीक है, 25 पार्ट्स है। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न कि मौलिक अधिकारों अर्थात फंडामेंटल राइट्स को संविधान से हटाने का अधिकार किसके पास है? फंडामेंटल राइट्स को हटाने का अधिकार किसके पास है? मौलिक अधिकारों को हटाने का अधिकार किसके पास में है? संसद के पास में है, राष्ट्रपति के पास में है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? हटाने का अधिकार किसके पास है? तो इसमें से ऑप्शन होगा आपके संसद। याद रखना, संसद जो है आपके फंडामेंटल राइट्स जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति जो है संसद के पास है, मतलब जिसमें उन्हें हटाने का अधिकार भी शामिल है। हालांकि संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती, जिसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ मतलब कुछ जो मूल प्रावधान भी शामिल है। ठीक है, तो उनको नहीं नष्ट नहीं कर सकती। मूल जो मूल है आपके उनको नष्ट बिल्कुल नहीं कर सकती। याद रखना, जो मूल आपके संविधान है उनको नष्ट बिल्कुल नहीं कर सकती। ठीक है, याद रहेगी ना। चलिए आगे। ठीक है, तो चलिए दीजिए अगले प्रश्न का जवाब।
ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? बिल्कुल गलती मत करना इसमें। भारतीय संविधान की आत्मा, किसी की कोई आत्मा बाहर तो नहीं गई है ना? तो बताइए भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपकी प्रस्तावना को। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। याद रहेगा, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, चले आगे। ये तो बिल्कुल मामूली सा प्रश्न था, हल्का सा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये बात कर रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? बताइए, भारत की राष्ट्र उपराष्ट्रपति जो है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किसके द्वारा होता है? वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन रहेगा आपके संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। संसद के दोनों सदन है, उनके सदस्यों द्वारा क्या होता है? चुनाव होता है। समझ में आ गई बात? चला आगे। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन अर्थात निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, याद रखना। ठीक है, जिसमें आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल किए जाते हैं। मनोनीत सदस्य भी शामिल है इसके अंदर। ठीक है, चले आगे। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न आपके सामने कि जो सम्मान नागरिक संहिता है, क्या है? सम्मान नागरिक संहिता, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूसीसी बोल सकते हो। यूसीसी बोलते हैं हम जिसे, अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके बारे में बात कर रहा है ये कि प्रावधान जो है, जो आपके सम्मान नागरिक संहिता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? सम्मान नागरिक जो आपके संहिता है उसका प्रावधान यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कौन से आर्टिकल में? तो याद रखना, यह आर्टिकल आपका 44 है। कौन सा आर्टिकल? आपके 44। याद रखना कि भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है 44 में समान नागरिक संहिता, जिसे हम बोलते हैं यूसीसी का जो है प्रावधान है, यह अनुच्छेद राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी का हिस्सा है। याद रखना, ये डीपीएसपी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? डीपीएसपी का, ये भूलना मत, डीपीएसपी। ठीक है, बिल्कुल मत भूलना कि ये डीपीएसपी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? डीपीएसपी का हिस्सा है। ठीक है, याद रहेगी। चले फिर आगे। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 21वां कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? अभी मैंने पीछे बताया था कि 3 शब्द मैंने पहले बताए थे। अभी एक शब्द तो मैंने उसमें से पहले भी बता चुका हूं मैं। तो अभी बताइए कौन सा शब्द है? तो इसमें आपके ऑप्शन में है 42वां, 44वां, 73वां या 86वां संशोधन। तो इसमें ऑप्शन होगा आपके ए वाला। 42वां संविधान संशोधन ही है 1976 में जो हुआ था। ठीक है, उसी के तहत इसको जोड़ा गया था। याद रहेगी ना, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, अब तो कोई क्या ही गलती करेगा। ठीक है, 1976, इसके तहत इनको क्या किया गया था? जोड़ा गया था। याद रहेगी। ठीक है, हाँ, अखंडता शब्द भी आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। चले फिर आगे। ठीक है, तो ये रहा आपके अगला प्रश्न 22वां। 22वां कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं? ये बात कर रहा है आपातकाल की, नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है ये, आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रपति जो आपातकाल है वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग कर सकता है? कौन से आर्टिकल में ही है? तो सभी को पता है, ये आपके आर्टिकल है 352। कौन सा आर्टिकल है? 352, जिसके अंदर क्या कर सकता है? ये नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। चले आगे। ठीक है, ये रहा प्रश्न 23वां कि जो भारत के महान्यायवादी है, अटॉर्नी ऑफ जनरल की नियुक्ति कौन करता है? इसमें आपको बताना है कि भारत के महान्यायवादी, जो आपके महान्यायवादी है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी ऑफ जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो आपके करते हैं आपके प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसके आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल होगा आपके 76। कौन सा होगा? 76वां आर्टिकल। ठीक है, अगर हम आर्टिकल की बात करें ना, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल कौन सा? 76 है। याद रखना कि भारत के महान न्यायवादी की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और ये नियुक्ति संविधान के कौन से आर्टिकल है? तो आर्टिकल 76 सब क्लोज 1 है। याद रखना, सब क्लोज क्या है? 1। ये बिल्कुल मत भूलना, सब क्लोज कौन सा है? 1 है। 76 याद रखो तो भी बेहतर है, आर्टिकल 76 में। ठीक है, चले आगे। ठीक है, लेकिन याद रखना, ये महान न्यायवादी जो है राष्ट्रपति की इच्छा पर, इच्छा है ना, तब तक ही पद पर बने रहते हैं। ठीक है, चले आगे। ठीक है, 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों
का उल्लेख है कौन से भाग में? तो सभी को पता है, ठीक है, भाग 4 के अंदर ये वर्णित, सभी को पता है, बोलने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे। और आर्टिकल कितने से कितने तक है? तो याद रखना ये 36 से, ठीक है, आपके 51 तक। कहाँ तक है? 51 तक है, 51 तक है, ठीक है। चलिए आगे। ओके, फिर चलिए, ये रहा 25वां प्रश्न कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कब तक रह सकते हैं? आप सीधा सीधा सोचिए, आपके जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो कब तक अपने पद पर रह सकते हैं? कितनी आयु तक रह सकते हैं? 62 वर्ष, 65 वर्ष या 60 वर्ष? कौन सी आयु है? कहाँ तक, कब तक रह सकते हैं वो? तो इसमें ऑप्शन सही है तो वो आपका बी है। कौन सा है? बी। बी कितने वर्ष? 65 वर्ष। याद रहेगी, कितने वर्ष से? 65 वर्ष की आयु तक है। चलिए आगे। न्यायाधीशों की जो उम्र है, जो आयु सीमा है वो कितनी है? 65 वर्ष है। चलिए आगे, ठीक है। चलिए, ये रहा प्रश्न कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, बात करें सिंगल सिटीजनशिप की, ठीक है, इसका जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है? सिंगल सिटीजनशिप है वो किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान के अंदर जो सिंगल सिटीजनशिप है वो कहाँ से लिया गया है? नागरिकता, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है ये? अमेरिका से या ब्रिटेन से, कनाडा से या आयरलैंड से? तो ये सभी को पता ही है, ये आपके ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, ठीक है। हाँ, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और जो हमारे चैनल पर नहीं जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब देखिए, भारतीय संविधान में एकल नागरिक, अगर हम सिंगल सिटीजनशिप की बात करें तो ये ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारतीय नागरिक है, मतलब कि उसको केवल भारत की ही नागरिकता चाहिए, मतलब राज्य में है तो राज्य की लेने की जरूरत नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि वो भारत में है तो भारत की नागरिकता एकल काफी, ठीक है। अगर हम दूसरे देश की बात करें, जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में 2 नागरिकता लेनी पड़ेगी आपको नागरिकता की, ठीक है, उसमें सिंगल नहीं है। क्योंकि उसमें राज्य में अगर आप रह रहे हो तो राज्य की भी लेनी पड़ेगी, और अगर आप भारत देश में वैसे भी रह रहे हो अमेरिका में तो उसकी भी लेनी पड़ेगी, अर्थात कि 2 नागरिकता लेनी होगी, लेकिन भारत में केवल एकल है, ठीक है। चलिए आगे। ये रहा प्रश्न कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो ये तो बताने की जरूरत नहीं मुझे, कौन सी अनुसूची है? आपकी 8वीं अनुसूची है, ठीक है। इसमें तो ये तो सभी को पता ही है, 8वीं अनुसूची, जिसमें कितनी भाषाएं हैं? आपके 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22, ठीक है। चले आगे। ओके, तो चलिए अब देखिए, ये रहा आपका 28वां प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? उसके पहले पहले भी यूसीसी का प्रश्न आया था, एक प्रश्न और आ गया, क्योंकि अब एग्जाम में बार बार आए भी थे ये इंडियन पॉलिटी से। तो आपकी बात कर रहा है सम्मान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो वो आर्टिकल होगा आपके 44, 44वां आर्टिकल है जो आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। अगर हम सीधी बात करें तो देखिए, बात जो संविधान का अनुच्छेद 44वां, वो राज्यों को, सभी राज्यों को जो है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने की निर्देश देता है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है कि विवाह, तलाक, जो आपके उत्तराधिकार या गोद लेने जैसे व्यक्तिगत जो मामलों को नियंत्रित करने के लिए आप बोल सकते हो कि सभी धर्मों के लोगों को सम्मान होंगे, मतलब जो सबके सब होंगे वो सम्मान होंगे, इसलिए ये। और याद रखना, ये डीपीए में आपके जो डीपीएसपी है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसी का हिस्सा है, ये बात भूलना मत, ठीक है। चले आगे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा 29वां प्रश्न, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, सभी को पता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, या आपके है 25 वर्ष। कितनी वर्ष? 25 वर्ष। चले आगे, ठीक है। तो अब देखिए, ये रहा आपका 30वां प्रश्न कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसको कहा जा सकता है? संसद को कहा जा सकता है, या प्रेसिडेंट को, या सर्वोच्च न्यायालय को, या आपके न्यायवादी को? तो सबसे सही ऑप्शन है आपके सी वाला, सर्वोच्च न्यायालय को। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो इंडिया है, भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है, और ये संविधान के प्रावधानों की जो है व्याख्या भी करता है, और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का ये भी रक्षक भी है, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। तो ये रहा 31वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? ग्राम पंचायतों के गठन का, ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? तो याद रखना, ये आपके आर्टिकल है 40। कौन सा आर्टिकल है? 40, 40, ठीक है।
ये आपके 40 आर्टिकल 40 के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन का क्या किया गया, प्रावधान किया गया है। चले आगे। ठीक है, ये रहा आपके 32वां प्रश्न की भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पहले फंडामेंटल राइट्स थे, इस बार फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन दोनों का उत्तर एक रहेगा, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, कब जोड़ा गया था 1976। ये मैं चौथी बार लिख रहा हूँ, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि इनसे हर बार एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, याद रहेगी। और अगर बात कर लें कि आगे के इस संशोधन ने संविधान में एक नया भाग भी जोड़ा था, याद रखना। भाग है आपके चौथा ए जोड़ा था, फोर्थ सब क्लोज ए आप याद रखें। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो 51 ए के तहत आपके 10 मौलिक अधिकार जुड़े गए थे। लेकिन मैंने क्या बताया था, 2002 के अंदर जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, कब 2002 के अंदर जो आपके 86वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसमें क्या कर दिया गया, 11वां जो आपके मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। चले आगे। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की गारंटी देता है। कौन सा आर्टिकल है वो, आर्टिकल 19 से 20 से 21 से या 22 से। तो इसमें आर्टिकल होगा आपके 21। कौन सा आर्टिकल होगा, 21। पहले एक बात ध्यान से सुनने कि जो आर्टिकल 21 है वो जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसकी गारंटी देता है। ठीक है, किसकी गारंटी देता है, ठीक है, याद रहेगी चीजें। चले फिर आगे। तो कौन सा आर्टिकल है वो, 21 आर्टिकल है। यह रहा 34वां प्रश्न, भारतीय संविधान में जो आपके संसदीय प्रणाली है, अर्थात जो संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश से ली गई है, जो आपके संसदीय प्रणाली है वो किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है। ए है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, या आपके ब्रिटेन, या है कनाडा, या है आयरलैंड। इन तीनों में से एक ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, आपके सबसे मजबूत ऑप्शन कौन सा रह सकता है। याद रखना ये हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, इसका सही उत्तर रहेगा आपके बी वाला, ब्रिटेन। कौन सा रहेगा, ब्रिटेन। अब देखिए, भारतीय संविधान में जो अपनाई गई जो आपके संसदीय प्रणाली है ना, वो आपकी ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, उन्हीं से ली गई। इस प्रणाली में क्या होता है ना कि प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक है, और मंत्री परिषद जो आपकी संसद है वो विशेषकर जैसे कि लोकसभा के प्रति जो है जवाबदेही होती है। ठीक है, और संसदीय सरकार की जो अवधारणा की है, जो अवधारणा है वो आपके सबसे पहले जो आपके ग्रेट ब्रिटेन में ना, वहीं पे इसका विकास हुआ था। याद रखना, संसदीय सरकार की जो अवधारणा का जो विकास है वो सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में ही हुआ था। समझ में आ गई बात, इसलिए हमने कहां से लिए, ब्रिटेन से लिए। याद रहेगी। चलिए फिर आगे। ओके, तो चलिए ये रहा आपका 35वां प्रश्न कि किस संविधान के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति आपके जो है ऑर्डिनेंस अर्थात अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आपको आर्टिकल बताना है आपको, और बिल्कुल गलती नहीं करनी है क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो आर्टिकल या तो 21 है, 121 है, या आर्टिकल 122 है, या आर्टिकल 123 है, या आर्टिकल 124 है। वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत जो आपके प्रेसिडेंट है वो अध्यादेश अर्थात ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। तो याद रखना वो आर्टिकल है आपके 123। कौन सा आर्टिकल है, 123। अब देखिए एक बार इसकी पूरी व्याख्या मैं बता देता हूँ आपको कि भारत के जो राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करने की बोल सकते हो कि शक्ति प्राप्त है। और ये शक्ति जो है प्रेसिडेंट को तब तक प्राप्त होती है जब तक कि जो आपके संसद के जो दोनों सदन के जो सत्र ने हो ना, और मान लो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो जाएं जहाँ मतलब तत्काल कार्यवाही की जो है आवश्यकता हो, या इन अध्यादेशों का क्या है वही बल और जो प्रभाव होता है ना वो संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों का होता है। लेकिन याद रखना ये अस्थायी प्रकृति के नहीं होते। ठीक है, ठीक है, चले आगे। तो ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के तहत है, 123 के तहत। चले आगे। ठीक है, चलिए 36वां प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात कर रहा है ये। इसमें लिखा गया है 5 वर्ष, या 6 वर्ष,
या 4 वर्ष या 3 वर्ष, कौन सा जो ऑप्शन है वो सही रहेगा? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो इसमें ऑप्शन रहेगा आपकी बी वाला, अर्थात 6 वर्ष। कितना रहेगा? 6 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का ही होता है। ठीक है, चले आगे। लेकिन एक भी चीज याद रखना कि राज्यसभा एक जो है स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है ये राज्यसभा। क्या है? स्थायी सदन। ठीक है, याद रहेगा ना, क्या ये स्थायी सदन है, इसलिए इसको कभी भी जो है भंग नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? भंग नहीं किया जा सकता, याद रखना। और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, याद रखना। ठीक है, चले आगे। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका 37वां प्रश्न कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? किस देश से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है? ये तो अब गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि अभी हाल ही में ये एग्जाम में आया भी था। और हाल ही में हमें जो है अपने संविधान से सवाल जो है पॉलिटी में आने ही चाहिए। तो आपके ऑप्शन में है, एक तो दक्षिण अफ्रीका, एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है जापान, एक है रूस। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें ऑप्शन सही रहेगा ए वाला। ठीक है, याद रखना, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और याद रखना ये प्रावधान जो है भारतीय संविधान के, अगर हम आर्टिकल की बात करें वो तो है 368। कौन सा है? 368। कौन सा आर्टिकल है? 368 आर्टिकल, याद रखना, भूलना मत। कौन सा आर्टिकल है? 368, 368 में निहित है। ठीक है, चले आगे। और याद रखना, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है ये जो 368 आपका जो आर्टिकल है वो संविधान में संशोधन, किसको? संसद को। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है 368। ठीक है, याद रहेगी। चले आगे। ठीक है, तो ये रहा आपका 38वां प्रश्न। किस समिति की सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर आपके जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? किस समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? वो कौन सी समिति जिसके कहने पर जोड़ा गया था ये मौलिक कर्तव्य? एक है आपके बलवंत राय मेहता समिति, एक है स्वर्ण सिंह समिति, एक है अशोक मेहता और दूसरी है सच्चर समिति। कौन सा आर्टिकल है? सॉरी, आर्टिकल क्या, समिति पूछ रहा है ना, समिति। ठीक है, समिति बताइए। तो इसमें ऑप्शन में सही क्या है? स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति है? स्वर्ण सिंह समिति। अब देखिए, भारतीय संविधान में क्या मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। लेकिन याद रखना, ये मौलिक कर्तव्य जो आपके 1976 मैंने पहले बताया था, 1976। और कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1976 में कौन सा संविधान संशोधन? 42वां। ठीक है, 1976 और 42वां संविधान संशोधन, याद रहेगी ना, 42वां। ठीक है, याद रहेगी ना, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, चले आगे। हाँ, उसी में शामिल किए गए थे। ठीक है, चले। ठीक है, तो ये रहा 38वां प्रश्न आपके सामने। भारत का संविधान जो गणराज्य अर्थात रिपब्लिक है, इसका अर्थ क्या है? भारत का जो संविधान है जो गणराज्य अर्थात रिपब्लिक है, क्या है? रिपब्लिक है। तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ पूछ रहा है इसका। तो इसमें अर्थ ऑप्शन में आपके सरकार की संसदीय प्रणाली या देश का मुखिया निर्वाचित। एक तो ये सरकार की जो आपके संसदीय जो प्रणाली है वो हो सकती है, या हो सकती है आपके जो देश का मुखिया है वो निर्वाचित होता है, या सभी नागरिक जो है समान है, या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा 39 के अंदर? तो याद रखना, इसमें क्या है ना, जो आपके देश का मुखिया है ना वो निर्वाचित होता है। अब देश का मुखिया कौन है किसी को बताने की मुझे जरूरत नहीं है, सभी को पता है। क्योंकि गणराज्य का अर्थ क्या है कि देश का मुखिया अर्थात अपने कौन है? राष्ट्रपति, जो कि वंशानुगत नहीं है। क्या नहीं है? वंशानुगत। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं है। मतलब कि ये वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि वे जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में ये बात सीधी है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो एक निर्वाचित पद है। क्या है? निर्वाचित पद है, न कि कोई राजा या रानी है। अर्थात कि ये वंशानुगत शासन के विपरीत है, जनता की संप्रभुता और जो आपके समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ मतलब सभी सार्वजनिक पद सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं। तो याद रहेगी ये चीज। तो देश का मुखिया क्या है? निर्वाचित होता है। ठीक है, तो गणराज्य रिपब्लिक का अर्थ क्या हुआ? देश का मुखिया निर्वाचित होता है। चलिए आगे। ठीक है,
तो ये रहा अपना 40वां प्रश्न है कि शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है, यह आपको बताना है। कौन से संविधान के कौन से भाग में, किस भाग में निहित है? प्रस्तावना में निहित है, या आप बोल सकते हो कि मौलिक अधिकारों में निहित है, या बोल सकते हो कि नीति निर्देशकों तत्वों के में निहित है, या किसी में नहीं। चार ऑप्शन आपके पास में, कौन सा सही रहेगा? गलती बिल्कुल मत करना इसमें। याद रखना कि जो शक्तियों का पृथक्करण की हम बात करें, सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस भाग में निहित है, तो याद रखना इसमें ऑप्शन अगर आप दोगे प्रस्तावना तो भी गलत है, अगर आप दोगे मौलिक अधिकार तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि ये भी गलत है, और ये भी मौलिक अधिकार भी गलत है, और आपके नीति निर्देशक तत्व ये भी गलत है, और ये सही है। किसी में भी नहीं, इन सब में किसी में भी नहीं, याद रखना। क्योंकि जो शक्तियों का पृथक्करण की हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान में किसी एक विशिष्ट मतलब भाग में प्रत्यक्ष रूप से निहित नहीं है। ये सिद्धांत मतलब कि भारतीय संविधान की ये तो मूल संरचना का हिस्सा है, और इसे संविधान के विभिन्न आपके जो आर्टिकल्स और जो प्रावधानों के माध्यम से लिया गया है। जो कि सरकार के जो अपने 3 अंग होते हैं ना, एक तो कि आपकी विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, और एक होती है न्यायपालिका। इनके बीच जो है शक्तियों का वितरण है, ठीक है, संतुलन आप बोल सकते हो कि सुनिश्चित करते हैं। इसका उद्देश्य, अगर हम उद्देश्य की बात करें तो सत्ता के दुरुपयोग को रोकना है, ठीक है, और लोकतांत्रिक शासन में संतुलन बनाए रखना है। तो इसमें ये किसी में भी निहित नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास अपनी इतनी इंडियन पॉलिटी की, जो अपने PYQ है, ये इतनी क्लास है आज की। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्द, जिसके हम अंदर हम और भी PYQ लेके आएंगे। इस बार लेके आएंगे हम, लेकिन जो अभी चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करना ना भूलें।